ओके एवरीवन, स्टार्टिंग विद यूनिट 2 चैप्टर 4 रिवीजन। तो कल हमने 3 चैप्टर्स की रिवीजन कर ली थी, मतलब बेसिक देख लिया था, सर्कुलर फ्लो के बारे में देख लिया था, ठीक है। नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन देख ली थी, नॉर्मल रेजिडेंट, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, एमपीएफसी, एनएफआईए की एडजस्टमेंट, उसमें आई होप सो कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। आज हमें कुछ एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ना है, तो आगे बढ़ने से पहले ऐसा करते हैं, पहले एग्रीगेट्स के लिए नेम्स लिख लेते हैं, ओके। अच्छा, एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है? अलग अलग नेम जिनसे कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम जानी जाती है, ठीक है, क्योंकि एक एक नाम तो है नहीं है, बड़े सारे नाम है, ओके। तो कौन कौन से वो नेम्स हैं जिनसे डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम जानी जाती है, आपको वो करना है। तो सबसे पहले आया डोमेस्टिक इनकम के नेम एंड फिर आएंगे नेशनल इनकम के नेम। आपको ये तो कल पता चल गया कि डोमेस्टिक इनकम से ही नेशनल इनकम निकलेगी, डायरेक्टली नेशनल इनकम तो निकल नहीं पाएगी, आपको पहले डोमेस्टिक इनकम पे ही जाना पड़ेगा, देन नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी, ठीक है, कुछ प्लस माइनस करके। तो डोमेस्टिक इनकम के जो एग्रीगेट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, ओके, एंड देन यू हैव, हाँ, क्या बोला, हाँ, गलती नहीं करनी, जीएनपीएमपी, जीएनपीएफसी, एनएनपीएमपी एंड एनएनपीएफसी। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि आपके पास हमेशा 4 प्लेसेस होंगी हर एग्रीगेट में, 3 ऊपर 1 पैर में, ठीक है। जो पहली प्लेस रहेगी 1 2 3 4, जो पहली प्लेस रहेगी उसमें या तो G होगा या N होगा, and this G stands for gross and N stands for net, ठीक है। एंड सेकंड प्लेस पे या तो आपके पास D होगा या N होगा, D stands for domestic and N stands for national. If you are doing domestic income तो मिडल में D ही रहेगा, एंड इफ यू आर डूइंग नेशनल इनकम तो मिडल में N ही रहेगा। तीसरी प्लेस का कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे हमेशा P रहता है, एंड इन द एंड यू हैव आइदर MP और FC, जो कि हमने कल किया था, मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। आई होप सो ये ठीक होएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ऊपर जितने भी हमने एग्रीगेट्स लिखे हैं इसमें यही है, ओके। अब अगर हम बात करें कि मैम करना क्या या रीड कैसे करना है, पहले मैं एक नाम रीड करके दिखाती हूँ। जीडीपी एमपी का मतलब ग्रॉस, जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपने डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन ली है मार्केट प्राइस पे एंड विदाउट इन्वॉल्विंग डेप्रिसिएशन। कैसे पता चला कि डेप्रिसिएशन के बिना है? क्योंकि ग्रॉस पे है। सिमिलरली आपको बाकी नेम भी ऐसे करने हैं। अगर हम एडजस्टमेंट्स की बात करें तो वैसे हम कर चुके हैं एडजस्टमेंट्स, लेकिन अगर हम बात करें ग्रॉस से नेट पे कैसे जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस पे कैसे आना है, प्लस डेप्रिसिएशन। ये बहुत जरूरी एडजस्टमेंट्स हैं। कारण ये है कि बड़े सारे मेथड से कोई एग्रीगेट निकलता है, निकल आना हमेशा नेशनल इनकम पे पड़ता है, तो इसलिए आपको एडजस्टमेंट्स ये करनी ही पड़ेंगी एंड पे, ओके। सेकेंड एडजस्टमेंट आती है कि आप डोमेस्टिक पे हो, आपको नेशनल पे जाना है, जो कि हमने कल वाले लेक्चर में बिल्कुल आखिर में किया था। डी से एन की तरफ जाना है तो प्लस NFIA, नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाना है माइनस NFIA। बेटा एक चीज और जो मैं न्यूमेरिकल करवाते टाइम भी बताती हूँ कि ये बाहर वाले जो मैं साइंस लिख रही हूँ, दीज आर इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको वैल्यू क्या दी है। मानो आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, लेकिन NFIA की वैल्यू आपको -20 दी है, मान लो, ठीक है। दूसरे तरीके से समझाती हूँ, नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है, नेशनल पे हो डोमेस्टिक पे आना है। डोंट मिस इंटरप्रेट कि ये जो माइनस का साइन दी है वो ये माइनस का साइन दी है, नहीं,
ये माइनस का साइन तो आपको लगाना ही लगाना है। ये जो आपको वैल्यू दी होगी ये हमेशा आपको ब्रैकेट में काउंट करनी है। ये मैंने आपको बहुत बार तब बताया था। एक तो देखो एक और चीज क्या याद रखनी है, यहां पे बताया हुआ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कई बार नेट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड भी लिखा होता है, ठीक है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर लिखा हुआ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकली थी, NFIA कैसे निकला था, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये करके निकला था। कई बार आपको क्वेश्चन में दिया होगा करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, गलत नहीं करना, ट्रांसफर को तो हम कहीं लेते ही नहीं है, फटाफट से काट दो, उसका ट्रीटमेंट कहीं नहीं होना। आपको याद होगा मैंने प्राइवेट इनकम एंड पर्सनल इनकम के आपको टॉपिक्स करवाए थे, ठीक है, जो कि आपको मैंने बोला था कि हालांकि पेपर में नहीं आते हैं, वो सिर्फ सेफ साइड खेलने के लिए करवाए थे आपको। उसमें करंट ट्रांसफर्स आता था जब आप टोटल इनकम लेते थे। जब आप नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम लेते हो तब तो ट्रांसफर्स आप लेते ही नहीं हो। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी ट्रांसफर वर्ड दिख रहा है तो नो ट्रीटमेंट, सिर्फ फैक्टर इनकम का ट्रीटमेंट करना है आपको, ठीक है। एंड थर्ड एडजस्टमेंट, वो भी हमने कल कवर कर ली थी कि अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस NIT, FC से MP पे जाना है तो प्लस NIT। भाई NIT कैसे निकला था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब ये भी NIT आपको प्लस में भी दिया हो सकता है, आपको माइनस में भी दिया हो सकता है। अगर माइनस में दिया है तो गलती नहीं करनी कि ये वाला माइनस साइन लगाना नहीं है, ये माइनस साइन तो लगना ही लगना है। जो आपको वैल्यू दी गई है वो आपको ब्रैकेट वो अलग है, वो इसके साथ मिस इंटरप्रेट मत कीजिएगा। अब एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बात करनी है, हमने 8 नाम टोटल लिखे हैं स्क्रीन पे, 4 नाम डोमेस्टिक के लिखे हैं एंड 4 नाम नेशनल के लिखे हैं। कई बार क्वेश्चन में बोला जाता है कि कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम या कैलकुलेट नेशनल इनकम, ये आपको कुछ भी कह दिया उन्होंने, फिर आप कौन सा एग्रीगेट निकाल के दोगे, ठीक है। अगर उन्होंने बोल दिया कि कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम या कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो यार हम 8 के 8 एग्रीगेट तो निकालने बैठेंगे नहीं वहां पे, तो आप कौन सा एग्रीगेट निकाल के दोगे, आप हमेशा डोमेस्टिक इनकम के लिए NDPFC निकाल के दोगे एंड नेशनल इनकम के लिए NNPFC निकाल के दोगे, वो आपको बताएंगे नहीं। अगर उन्होंने लिख दिया डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करो तो वो नहीं बताएंगे कि वो कहना चाह रहे हैं NDPFC। देखो कई क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली मेंशन होएगा कि कैलकुलेट GDP MP, तो फिर तो वही निकालना है जो उन्होंने पूछा है, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, फिर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी कि डोमेस्टिक इनकम में इन चारों में से कोई भी निकाल दो। बेस्ट नेम इज NDPFC, इज इट ओके, ठीक है। सो दीज आर अबाउट दिस एग्रीगेट्स जो आपके नोट्स में सबसे पहले लिखे हुए हैं एंड विद एडजस्टमेंट्स। फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नॉमिनल GDP एंड रियल GDP। तो इसमें आपको क्या करना है, आपके पास यहां पे है नॉमिनल एंड रियल GDP। इसमें हम सिंपल सी बात क्या करते हैं कि मानो आज 2023 में आपने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, लेकिन हमें क्वांटिटी से तो कोई लेना देना होता नहीं है हमारी GDP में। वी नीड मनी वैल्यू, कल हमने बात की थी डेफिनेशन में, इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ, ना कि क्वांटिटी ऑफ। अगर तो क्वांटिटी से लेना देना होता फिर तो 1000 यूनिट लिख के छोड़ देते हैं हम लोग, लेकिन दे आर सेइंग कि वी नीड वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब इस 1000 यूनिट की हमें वैल्यू चाहिए। अब इसको हम 2 प्राइजेस पे वैल्यू कर सकते हैं, या तो बेस ईयर के प्राइस पे वैल्यू कर सकते हो या करंट ईयर के प्राइस पे वैल्यू कर सकते हो। बेस ईयर का प्राइस वी ऑलवेज एज्यूम टू बी 100, ऑलवेज। बेस ईयर का मतलब जिस भी साल के साथ कंपेयर कर रहे हो, हम मान के चलते हैं कि उस साल में भी 100 था तो हम उसको कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। 2011-12 में बेस ईयर है हमारा एंड इसके प्राइजेस हम 100 मान के चलते हैं एंड आई वांट टू कंपेयर 2023 विद 2011-12।
अगर मुझे बात करनी है कि हाँ यार कितना मैंने इंप्रूवमेंट किया है इन क्वांटिटी, तो मैं प्राइस को क्या रखूंगी, कांस्टेंट। पिछले साल प्राइस 2011-12 में प्राइस कितना था 100, तो मैं इस बार भी प्राइस कितना रखूंगी 100, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि चल क्या रहा है। ठीक है, मैं उसको 100 रख दूंगी और मैं वैल्यू निकाल दूंगी। क्या वैल्यू आएगी, 1000 इंटू 100, ये निकली 1 लाख। ठीक हो गई बात। लेकिन एक है कि मुझे पता है कि करंट ईयर के जो प्राइजेस हैं वो 150 हैं। ठीक है, तो अब आप वैल्यू कैलकुलेट करो, 1 लाख इंटू 150 कितना आएगा, 150 ही आएगा ना, सॉरी 1000 आएगा यहाँ पर। मैंने भी कहा वैल्यू इतनी कैसे बढ़ गई, 1000, 1.5 लाख। अब मान लो हम 2011-12 के साथ कंपेयर कर रहे थे, 2011-12 में भी जो यूनिट्स बनी थी वो 1000 ही बनी थी, और यहाँ पे भी जो वैल्यू ऑफ गुड्स बने थे दैट वाज 1 लाख। दिस इज द पिक्चर जो आपको समझना है। ठीक है, इसमें हमने 3 चीजें लिखी हैं। एक तो ऐसा साल जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो सारे का सारा, ठीक है, उसमें हम प्राइसेस हमेशा क्या रखते हैं 100। एक आज का साल, आज के साल को हमने कंपेयर करना है विद बेस ईयर। अब मानो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगी तो मुझे क्या लगेगा कि जीडीपी बढ़ गई जीडीपी। लगेगा तो यही कि पिछले साल कितने के गुड्स बन रहे थे 1 लाख के, अब कितने के बन रहे हैं 1.5 लाख के, तो 50,000 बढ़ गया, मैं खुश हो जाऊंगी। बट हम कहते हैं कि ये सही जीडीपी नहीं है, दिस डजंट शो द ट्रू पिक्चर, क्योंकि इसमें किसका इफेक्ट आ रहा है, बढ़ी हुई प्राइस का इफेक्ट आ रहा है। इस जीडीपी में जो वैल्यू निकली है दैट इज एट 150। आप कंपेयर किस प्राइस के साथ कर रहे थे 100 के साथ, तो इसमें तो 50 का इफेक्ट जो आ रहा है दैट इज ड्यू टू प्राइस। इफ आई वांट टू कंपेयर कि रियल पिक्चर क्या है, तो जितना जिस साल के साथ कंपेयर कर रहे हो वही साल की प्राइस सेम लेके फिर वैल्यू कैलकुलेट करो। अब इसको करो कंपेयर और इसको करो, क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं की। तब भी 1 लाख की थी, आज भी 1 लाख की है, तो हमें पता चला नहीं हमें पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, क्योंकि हमने इतने सालों में कुछ भी इंप्रूव नहीं किया। तो जब आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो विद कांस्टेंट प्राइजेस, कांस्टेंट प्राइस मतलब कौन सा प्राइस, बेस ईयर वाला प्राइस, तो उसको हम रियल जीडीपी बोलते हैं कि ये सही जीडीपी है, ट्रू पिक्चर दिखा रही है, क्योंकि उसमें बढ़ी हुई प्राइस का इफेक्ट आएगा ही नहीं। अगर ये बढ़ी हुई आएगी भी तो दैट विल बी ओनली ड्यू टू क्वांटिटी जो हमें चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप जीडीपी निकालते हो एट करंट प्राइस तो हम इसको कौन सी जीडीपी बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन ट्रू पिक्चर दिखाता है, तो हमें बड़ा पता चल रहा है क्लियरली कि रियल जीडीपी हमें ट्रू पिक्चर दिखाती है, बिकॉज रियल जीडीपी में किसका इफेक्ट नहीं आता है, बढ़ी हुई प्राइस का इफेक्ट नहीं आता है। अगर बढ़ी हुई आएगी भी ये वैल्यू तो उसमें सिर्फ किसका इफेक्ट होगा, क्वांटिटी का इफेक्ट होगा, क्वांटिटी का इफेक्ट होगा, क्योंकि प्राइजेस हमने क्या कर लिए थे, कांस्टेंट। ये समझ में आया या दोबारा ओके है। अब इसमें ना जो मेन क्वेश्चन वहां पे आएगा दैट इज कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल इनटू रियल। ठीक है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने उसके लिए आपको एक ट्रिक बताई हुई है। ठीक है, आपको एक परफॉर्मा बनाना है, क्वेश्चन बाद में पढ़ना। अगर आपने देख लिया कि हाँ यार ये कन्वर्जन का फॉर्मूला है, ये रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी वाला क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली क्या करना है आपको, यहां लिखना रियल जीडीपी, यहां लिखना नॉमिनल जीडीपी। इसका मतलब क्या है कि रियल जीडीपी जितने पे भी होएगी, मान लो 600, इसमें ये कितने प्राइजेस पे कैलकुलेट हुई होगी, बताया तो नहीं होगा, आपको अपने आप पता होना चाहिए कि रियल जीडीपी कितने प्राइजेस पे कैलकुलेट हुई होगी, बताओ 100, नो 600 पे कैसे, हाँ वो वैल्यू है, दिस इज जीडीपी। आई एम आस्किंग किस प्राइस पर कैलकुलेट होगी, मैंने अभी क्या बताया, ये देखो रियल जीडीपी में हमेशा कौन सी प्राइस ली होगी, बेस ईयर वाली, और बेस ईयर वाली कौन सी प्राइस होती है 100। आपको नहीं बताया होगा उन्होंने,
ये अपने आप फिल करना होगा कि भाई ये प्राइस तो 100 ही रहेगी। ये जो मैंने पर्पल कलर से लिखा है 100, ये तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में बताया हो नहीं बताया हो, ये तो 100 का 100 ही रहना है। बताओ क्यों, बताओ क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्राइस इस पे है, और कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या है कि बेस ईयर वाला प्राइस, और बेस ईयर की प्राइस हमेशा क्या होती है? 100 होती है। फिर मान लो ये आपको नहीं पता, ठीक है, या ये आपको पता है, ये निकालने के लिए आपको बोल दिया। इसका मतलब क्या है? आपको प्राइस इंडेक्स निकालना है। दिस इज नोन एज प्राइस इंडेक्स। इसको पहले समझो कि ये क्या कहना चाह रहा है। कहता है अगर 600 जीडीपी निकलती इस साल की तो वो 100 प्राइजेस के अकॉर्डिंग निकलती, और ये 100 प्राइस कौन से वाला है? बेस ईयर वाला है। लेकिन अगर हम करंट ईयर के प्राइस के अकॉर्डिंग निकालते, नॉमिनल जीडीपी कौन से प्राइस पे होती है? करंट ईयर के, तो हमारी जीडीपी कितनी निकलती? कितनी निकलती? कितनी निकलती? कैसे? हाँ, मैंने दोबारा क्या बोला? दोबारा समझो क्या बोला मैंने। 2023 की अगर हम रियल जीडीपी निकालते जो कि 100 प्राइस के पे निकलती, तो वैल्यू क्या निकलती? 600। लेकिन अगर हम 2023 की जीडीपी करंट प्राइस पे निकालते तो जीडीपी क्या निकलती? 660। कहते बताओ करंट ईयर की प्राइस क्या होएगी? ये पूछ रहा है वो, ठीक है, वो ये पूछ रहा है। मैंने तभी तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना। 600 निकला 100 पे, 660 कितने पे निकला? ऐसे यूनिटरी मेथड लगाना है आपको। तो अब आपको क्या समझना है? पहले तो ये देखो कि रियल जीडीपी का कंप्लीट दोनों चीजें पता है या नॉमिनल जीडीपी की दोनों चीजें पता है? किसकी पता है? रियल की दोनों चीजें पता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट विल बी रियल जीडीपी। देखो क्वेश्चन में ना कई बार ऐसे भी होएगा बेटा, ये भी होएगा। इसका मतलब क्या है कि करंट ईयर की जो प्राइस है वो 110 है और उसके अकॉर्डिंग 660 निकल रही है। तो बताओ रियल कितनी होगी? अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? नॉमिनल। क्यों? जिसकी दोनों चीजें पता है आपको स्टार्टिंग पॉइंट वहां से करना है। पहले तो ये पॉइंट क्लियर होता है। अब यहां पे दोनों चीजें किसकी पता है? इसकी पता है। इसको तो स्टार्ट कर ही नहीं ना सकते, इसका तो निकालना है, पहली बात, ठीक है। अब आ जाओ आगे। मैम अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रखेंगे एंड राइट हैंड साइड पे क्या रखेंगे? इफ यू आर अप्लाइंग यूनिटरी मेथड, जो निकालना है उसको राइट हैंड साइड पे रखना है, जो निकला हुआ है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। क्या निकालना है? प्राइस। तो इन दोनों में से कौन सी प्राइस है? तो 100 को राइट हैंड साइड पे रखना है। 600 कैलकुलेट हुआ 100 पे, डोंट डू 100 कैलकुलेट हुआ 600 पे, गलत हो जाएगा, फिर निकलेगा नहीं। ये दोनों चीजें समझ में आती हैं जो मैंने समझाई। कहां से स्टार्ट करना है? दोनों चीजें पता है। राइट हैंड साइड पे क्या रखना है? जो निकालना है। जैसे अब मैंने दूसरी एग्जांपल लिखी थी, उसमें क्या निकालना था? जीडीपी, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट नॉमिनल जीडीपी होना था एंड राइट हैंड साइड पे कौन रहना था? जीडीपी, 660 रहना था, ठीक है। अब आगे क्या करोगे भाई? 600 जीडीपी निकली 100 पे, एक निकलेगी 100/600 पे। बताओ फिर 660 कितने पे निकलेगी? 100 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 660। ये कट गया और ये निकला 110। कुछ समझ में आया? इसमें कभी भी ये जो कन्वर्जन वाला है ना, इसमें बहुत फॉर्मूले दिए हैं आपकी बुक में, लेकिन कभी भी उसको फॉलो मत करना, क्योंकि वो इतनी बार क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। कभी लेफ्ट हैंड साइड पे किसको ले जाते हैं, कभी किसको ले जाते हैं, भाई वहां पे जाके तो ये याद रहना ही नहीं है। अच्छा एक और मैं करवाती हूँ, इसी क्वेश्चन को मोल्ड करती हूं मैं, ठीक है। ये दिया रियल जीडीपी और ये दिया नॉमिनल जीडीपी, एंड ये दी 660, ये दिया जो मैंने पहले लिखा था ये। नाउ ये आपकी बुक में अलग टॉपिक बना हुआ है, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी।
ऊपर वाला बताया था प्राइस इंडेक्स की कैलकुलेशन, ठीक है, सेम है, मैं कह रही हूं सेम है, कुछ याद ही नहीं करना, फॉर्मूला याद ही नहीं करना, अपने आप बताओ जो मैंने अभी आपको लॉजिक बताया उससे क्या करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होएगा नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रहेगा और राइट हैंड साइड पे क्या रहेगा, 110 कैलकुलेट हुआ 660 पे, एक हुआ 660 बाय, तो बताओ भाई 100 कितने पे हुआ होगा, निकल गया ना, ये हो गए कन्वर्जन इनटू नॉमिनल इनटू रियल। और कभी ये भी दिया होगा, देखो कितने सारे फॉर्मूले बनते हैं अगर आपने लॉजिक समझ लिया। ये देखो इधर नॉमिनल जीडीपी 600, 100, 110, दिस इज कन्वर्जन ऑफ रियल इनटू नॉमिनल। अब बताओ स्टार्टिंग पॉइंट क्या होएगा, रियल होएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बदल जाएगा, क्या करोगे यहाँ पे 100 कैलकुलेट हुआ 600 पे, एक 600 डिवाइडेड बाय 110, सॉरी 100, 110 के अकॉर्डिंग कितनी जीडीपी निकलेगी 660। तो आप एक ही क्वेश्चन से सारे फॉर्मूलेस कर सकते हो, ये आपकी बुक में जितने टॉपिक बताए वो यही हैं। उसके बाद इसी को इन्होंने नेशनल इनकम में भी बताया, सिर्फ जहां पे मैंने डी यूज किया वहां पे एन आ जाएगा, कन्वर्जन ऑफ रियल जीएनपी टू नॉमिनल जीएनपी, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीएनपी टू रियल जीएनपी, यार रहना तो वही है ना, लॉजिक थोड़ी बदल जाएगा। कुछ समझ में आया, ठीक है, बस ये एक लॉजिक याद रखिएगा। ओके, व्हाट इज ग्रीन जीएनपी, थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रीन जीएनपी मीन्स वेन एवर आप जीडीपी की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो डोंट टेक ओनली वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है, जो ग्रीनरी को इफेक्ट होता है उसको भी अकाउंट में लेके फिर जीडीपी को कैलकुलेट करना चाहिए आप लोगों को, दैट इज ग्रीन जीएनपी, दैट इज ओके। हाँ, इसके ऊपर ना, इसके ऊपर केस स्टडी बहुत बार आई है, कहते जीडीपी एंड वेलफेयर आर डायरेक्टली रिलेटेड, ठीक है, कमेंट। अब ये कहते हैं कि जितनी जीडीपी बढ़ रही है क्या उतनी वेलफेयर भी बढ़ रही है, आपको बताना है। देखो इसमें ना हम बिल्कुल कांस्टेंट होके नहीं बोल सकते कि क्या है, ये है जीडीपी एंड वेलफेयर। अब बेटा इसमें आपको दो केसेस हो सकते हैं, आपके देश में अगर तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है फिर तो ये चल जाएगा कि हाँ जीडीपी बढ़ रही है तो वेलफेयर भी बढ़ रहा है, ठीक है, बात बिल्कुल सही है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो अगर जीडीपी बढ़ेगी तो कोई जरूरी नहीं है कि वेलफेयर बढ़ेगा। अब कहने का मतलब क्या है, जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ी लेकिन वो बराबर बंटी नहीं, तो वेलफेयर कैसे होगा। 100 से 200 यूनिट्स हो गई, कितने यूनिट्स बढ़ गई, 100 यूनिट बढ़ गई, और ये जो 100 यूनिट बढ़ी ये सबको मिली नहीं, तो वेलफेयर होगा, नहीं होगा, वो ये वाला केस है। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम वहां पे लिख देंगे कि वी आर एज्यूमिंग कि हाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो जीडीपी एंड वेलफेयर आर इक्वली रिलेटेड। अगर कुछ नहीं दिया हुआ, क्योंकि ये जो आपके नोट्स में टॉपिक दिया तो हम मान के चलते हैं कि हाँ जीडीपी वेलफेयर को लेता है, लेकिन कौन सी जीडीपी, नॉमिनल तो नहीं लेगी ना, उसमें तो प्राइस का इफेक्ट होगा। ये इस क्वेश्चन के ऊपर भी बड़ी बार आ जाता है क्वेश्चन लिमिटेशंस के ऊपर। पहला तो हो ही गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब इक्वालिटी कितनी है, क्या सारे लोग बराबर हैं। मानो कि मेरे पास मैंने ज्यादा प्रोडक्शन कर दी लेकिन इन दोनों के पास परचेजिंग पावर है, आप लोगों के पास नहीं है, तो ये दोनों सारी प्रोडक्शन ले जाएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है, लेकिन जीडीपी तो इसको अकाउंट में लेता ही नहीं है। हम तो कहते हैं जीडीपी बढ़ गई बहुत अच्छा हो गया, हमने तो देखा ही नहीं कि बंटा कैसे है। फिर हम ये नहीं देखते कि जो जीडीपी बढ़ रही है किस चीज की प्रोडक्शन बढ़ रही है, भाई क्या बढ़ा रहे हो प्रोडक्शन में, ठीक है, कहीं उसमें ऐसा तो नहीं है कि गन्स बन रही हैं, ठीक है, कोई ऐसी चीज बन रही है जो लोगों के लिए कोई जरूरी नहीं है अभी। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कॉम्पोजिशन। एंड हम अपनी जीडीपी में जो बार्टर वाली चीजें हैं या जो नॉन मॉनेटरी चीजें हैं, लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ हाउसवाइफ्स, ठीक है, सर्विस तो वो भी दे रही हैं बट वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए उसको जीडीपी में कंसीडर नहीं किया जाता। और आपने इंडियन इकोनॉमी में एक पॉइंट किया है
कि जो रूरल एरियाज में विमेन वर्कर्स काम करती हैं, क्योंकि उनको ग्रेन्स की फॉर्म में दे दिया जाता है, तो दे आर नॉट कैटेगराइज्ड एज वर्कर्स, देयर एक्टिविटीज आर नॉट कैटेगराइज्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि पैसे में कैलकुलेट नहीं हुआ, उतने से अंडर वैल्यूड रह गई ना आपकी जीडीपी। ठीक है, एक एक्सटर्नैलिटीज का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब ये है कि यार जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन वो सोसाइटी के ऊपर कोई ऐसा इंपैक्ट डाल रही है जो पता ही नहीं चल रहा। जीडीपी तो बढ़ रही है, अब मानो जीडीपी बढ़ी लेकिन उसमें अल्कोहल की प्रोडक्शन बढ़ी थी, आपने तो नहीं देखा होएगा ना, आपने तो कंपोजिशन देखी नहीं, उसका नेगेटिव इफेक्ट गया होएगा सोसाइटी के ऊपर, आपने तो उसको देखा ही नहीं। दैट इज एक्सटर्नैलिटी, सम एक्सटर्नल इफेक्ट विच इज नॉट अकाउंटेबल। ये भी तो इसकी एक लिमिटेशन है। सिमिलरली विद पॉजिटिव, अब देखो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब आप लोग जब पढ़ जाओगे, आप लोगों की जब स्किल बहुत डेवलप हो जाएगी, दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू यू ओनली, आप आगे भी बहुत लोगों को नॉलेज दे सकते हो। हम लोग पढ़े, हम लोगों ने एक्सपीरियंस गेन किया, दैट एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली फॉर अस, हम आपके साथ शेयर कर तो रहे हैं वो वाला सारा एक्सपीरियंस, ध्यान से बैठो, ठीक है, हम आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर तो रहे हैं। इट मीन्स अगर हम कोई सर्विस आपको दे रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ उस सर्विस की वैल्यू को जीडीपी में ले लें, जब जीडीपी में गई होगी तो आपकी फीस की वैल्यू गई होगी, यस और नो। लेकिन जो पॉजिटिव इफेक्ट सोसाइटी को होगा इससे, वो तो लिया ही नहीं। एनी नेगेटिव और एनी पॉजिटिव इफेक्ट विच इज एक्सटर्नल टू टू पार्टीज, मैं सर्विस दे रही हूं, आप ले रहे हो, लेकिन इसका इफेक्ट कल को जाके पूरी सोसाइटी को होने वाला है, तो दैट आर एक्सटर्नैलिटीज विच आर नॉट अकाउंटेड हेयर। एक लास्ट पॉइंट इसमें क्या है कि मानो आपकी जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो 5% है, आप बड़े खुश हो रहे हो, लेकिन उधर से पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट 10% चल रहा है, क्या फायदा हुआ 5% बढ़ाने का? खाने के लिए तुमने 5 यूनिट बढ़ाई, खाने के लिए 10 लोग और आ गए, वो तो बल्कि आधा आधा बंट गया, पूरा पूरा भी नहीं गया। तो आप इस चीज को भी नहीं अकाउंट में लेते कि व्हाट इज रेट ऑफ पॉपुलेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, एनी डाउट इन दिस चैप्टर? ओके, कमिंग टू द फॉर्मूलाज जो कि मेन है, मेजरमेंट का पॉइंट है। मेजरमेंट में आप सबको पता है ट्रिपल आइडेंटिटी क्या होती है, मैंने कल वाले लेक्चर में बता दिया था, प्रोडक्शन वाला, इनकम वाला एंड एक्सपेंडिचर वाला। आपको सबसे पहले करना है वैल्यू एडेड मेथड। देखो वैल्यू एडेड मेथड हम इसलिए करते हैं ताकि कौन सी प्रॉब्लम ना आए, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जरा कि ये क्या कहता है। देयर इज वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ कि तुमने कितने का काम किया है, तुमने कितनी मेहनत की है। ठीक है, अब यहां पे हम क्या एक बेसिक फॉर्मूला क्या लगाते हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला है, कोई बताएगा क्या होता था? अब तो मैंने लिख ही दिया, आपको तो याद होना चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसका मतलब देखो क्या है, मैं कितने की सर्विसेज आपको दे रही हूं, उसमें कितना काम मेरा नहीं था, मैंने कितनी मेहनत की होगी जितना मैं काम कर रही हूं। ठीक है, मानो कि मैं कोई बुक लेके आ रही हूं, मैंने बोला कि यार वो बुक की वैल्यू को ऐड करके मैंने बता दिया कि हाँ यार ये मेरी मेहनत है, नहीं, वो बुक मेरी मेहनत है ही नहीं है। मैंने जो आपको सर्विस दी, मान लो 1000 रुपए की वैल्यू है सर्विस की, लेकिन उसमें 200 रुपए की रॉ मटेरियल यूज हो रहा था, लेकिन वो बुक तो मैंने नहीं लिखी, बुक की मेहनत किसी और की है। आपको वैल्यू एडिशन में सिर्फ क्या चाहिए, आपको वैल्यू एडिशन में सिर्फ क्या चाहिए, बताइए क्या चाहिए? जो आपने काम किया है, जो सिर्फ आपने काम किया है, ना कि सारा काम। मैं 1000 रुपए का काम करी, इसका मतलब सारे का सारा काम मेरा नहीं है, इसमें हो सकता है मैं किसी और का किया हुआ काम यूज कर रही हूं, तो वो मेरे को माइनस करना है। मैम ऐसा क्यों, आप किसी और का किया हुआ काम माइनस क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब उससे पूछा जाएगा कि तूने कितने का काम किया, वो भी बता देगा, मैंने भी उसके काम को ऐड कर लिया, तो डबल डबल ऐड हो गया। दोबारा जिसने बुक लिखी होगी वो भी तो अपने काम को लिखवाएगा जीडीपी में, वो भी लिखवाएगा, मैंने भी ऐड कर लिया बुक की वैल्यू को, 2 बार ऐड हो गया ना।
मुझे नहीं करना, क्योंकि वो मेरी मेहनत नहीं है, जिसकी मेहनत होएगी वो अपने आप ऐड करेगा। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, लेकिन इतना आसान तो होएगा नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये बेसिक इंफॉर्मेशन तो दी नहीं होगी। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है तुमने इस साल में कितने का सामान बनाया, समझ में आता है? इस साल में कितने का सामान बनाया, कितने का सामान बना इस साल में, इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में सेल्स दी होंगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, सेल्स वैल्यू, ठीक है। अब यार घपला यहां पे होता है कि बच्चे समझ लेते हैं कि सेल वैल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्शन। हाउ? जितना बेचा जरूरी तो नहीं उतना ही बनाया होएगा, कुछ बचा भी हो सकता है। इफ देयर इज नो ओपनिंग नो क्लोजिंग देन सेल्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि जितना बेचा उतना ही बनाया। बट तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, वो तुमने इसी साल बनाया होगा, तो हम उसको क्या कर देंगे? ऐड। ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा, क्या वो इस साल की प्रोडक्शन है? नो, वो तो पिछले साल की प्रोडक्शन है, उसको क्या कर दोगे? माइनस। ये एडजस्टमेंट करके आप वैल्यू ऑफ आउटपुट पे पहुंच जाओगे। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे थे जो आपने बनाए लेकिन आपने बेचे ही नहीं। कहां लिखा था मैंने कल डेफिनेशन में कि सेल्स वैल्यू चाहिए या प्रोडक्ट बिका होना चाहिए? मैंने बोला कि जितना गुड बन जाएगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन एन डोमेस्टिक टेरिटरी। मैंने क्या बोला था? विच आर सोल्ड इन एन डोमेस्टिक टेरिटरी। गुड बन तो गया ना, गुड बना, उसमें 4 फैक्टर्स यूज हुए, तुमने यूज कर लिया, वो तुम्हारी गलती, तुमने बेचा नहीं। बना तो सही ना, देश की प्रोडक्शन में तो आएगा ना, तो उसमें आप क्या करोगे? गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन को ऐड करोगे। ये आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहां पे चलूं तो सेल्स को भी डायरेक्टली कई बार नहीं दिया होगा, जो कि बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में ही है हमारे न्यूमेरिकल्स में। आपको इसके लिए P इंटू क्यू करना पड़ेगा। P इंटू क्यू का मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी, और डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स करना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई भी एक चीज सेल्स पे लेके जाएगी आप लोगों को। अगर आपको सिर्फ लिखा है सेल्स और एक्सपोर्ट अलग से दिया, डोंट एज्यूम सेल्स टू बी डोमेस्टिक सेल्स, वो टोटल ही है। नीचे नोट दे के आना है हर चीज का। और मैंने आपको प्रेजेंटेशन बताई हुई है कि कैसे करनी है। यू नीड टू प्रेजेंट इट इन टेबुलर फॉर्म, नॉट लाइक दिस। ऐसे नहीं करना है, सेल्स प्लस ओपनिंग क्लोजिंग सारा ऊपर फॉर्मूला लिख दिया, नीचे सारी वैल्यूज लिख दी, बिल्कुल गलत। सेल्स वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, गुड्स प्रोड्यूस्ड वैल्यू। टीचर को देखना आसान रहता है। प्रेजेंटेशन मैटर्स। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब परचेजेस, माइनस परचेजेस या रॉ मटेरियल। अब इसमें डोमेस्टिक परचेज भी हो सकती है एंड इंपोर्ट्स भी हो सकते हैं, दैट्स इट। इससे निकलता क्या है मैम? इससे निकलती है GDP-MP। इसका दूसरा नाम GVA-MP। GVA-MP, GVA-MP की फुल फॉर्म ग्रॉस वैल्यू एडेड। एक और चीज, इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम, सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट का दूसरा नाम GVOMP। कैसे याद रखना है? जब O लग गया तो आउटपुट, A लग गया तो एडिशन, और जब एडिशन पूछ रहे तो कुछ ना कुछ तो माइनस होएगा ना, कि कितना तुमने ऐड किया। कई बार क्वेश्चन में सिर्फ GVO पूछा होता है, लेकिन बच्चे GVA निकाल के आते हैं, तो गलती नहीं करनी है। GVO का मतलब दे आर ओनली आस्किंग टू कैलकुलेट दिस, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं करनी है। क्लियर है? ओके है, ठीक है। अच्छा, अगर हम दूसरे मेथड की तरफ चलें, विच इज आर इनकम मेथड। कितने हेड्स होते हैं इनकम मेथड के? 5, जिसमें सबसे पहला कौन सा होता है? वेजेस, या क्या लिखते हैं हम इसको? कंपनसेशन
of employees, that is COE. COE के लिए भी आपको बड़ी चीजें दी होंगी, wages in cash, wages in kind, employers not employee, employers contribution to PF, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन तो अपनी सैलरी में से ही जा रही होगी, वो तो आप ऑलरेडी ऊपर ले चुके हो। पेंशन, अगर आपको सीओई दिया है वेल एंड गुड है, सीओई भी दिया है, वेजेस इन कैश भी दिया है, वेजेस इन कैश को बिल्कुल ट्रीट नहीं करना, लेकिन सीओई नहीं दिया है, फिर आप इन चार चीजों को ऐड करके किस पे आ जाएंगे, सीओई पे आ जाएंगे। दूसरा रेंट और रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी में आपको जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट याद रखनी है वो है कि अगर आपको किसी चीज का इम्प्यूटेड रेंट, इम्प्यूटेड का मतलब एस्टिमेटेड रेंट गिवन है, आप रेंट पे नहीं कर रहे हो बिकॉज लैंड आप ओन करते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि लैंड आपको अपना हिस्सा कमा के नहीं दे रही, आपने कमाया जरूर होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ, ये रूम है, इसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आपसे फीस ली, मैंने ये रूम ओन किया है, आपसे फीस ली, पैसा जेब में गया, ठीक है, उस पैसे में रेंट का हिस्सा था, लेकिन मैंने रेंट किसी को देना नहीं है। तो देना नहीं का मतलब ये नहीं है कि इस रूम की वैल्यू नहीं है, आप अपने घरों में रहते हो, ठीक है, आपको कोई रेंट नहीं पे करना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि घर की कोई वैल्यू नहीं है, घर कोई फैक्टर नहीं है, बिल्कुल है। आप के फादर जो हैं उनकी खुद की शॉप है, उनको रेंट नहीं पे करना, ऑफिस है उनका, उनको रेंट नहीं पे करना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि लैंड या वो बिल्डिंग उनके लिए फैक्टर नहीं है, फैक्टर है लेकिन पे नहीं करना, उन्होंने अपने आप को पे कर लिया, दैट इज इम्प्यूटेड रेंट। ठीक है, सिमिलरली थर्ड आता है आपके पास इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में भी इम्प्यूटेड इंटरेस्ट आपको याद रखना है, आपने खुद का पैसा लगाया था बिजनेस में, आपने किसी को इंटरेस्ट नहीं पे करना, आपने अपने आप को इंटरेस्ट पे कर लिया, तो आप उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू ले लोगे। पैसा तो यूज हुआ था ना प्रोडक्शन के लिए, पैसा यूज हुआ था प्रोडक्शन के लिए, लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं पे करना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पैसा कैपिटल नहीं था, पैसा तो था, सिर्फ बाहर नहीं गया। एक और चीज इसमें क्या याद करनी है, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो फॉर कंजम्पशन पर्पस तो इंक्लूड नहीं करना। मैंने पैसा बोरो किया, उस पैसे को यूज किया कंजम्पशन के लिए, खाने पीने के लिए, उस पे इंटरेस्ट पे किया, तो उसको ऐड नहीं करना। हम सिर्फ उसी पैसे को फैक्टर काउंट करते हैं, किस पैसे को फैक्टर काउंट करते हैं हम लोग, जो कि आगे किस में यूज हुआ हो, प्रोडक्शन में। चौथा प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर जो कमाता है, लेकिन प्रॉफिट कई बार डायरेक्ट नहीं दिया होता, तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ता है, क्या क्या तीन चीजें दी होंगी, एनीवन, रत्ती भर का याद नहीं है तुम लोगों को, डिविडेंड, और चलो रिटेन्ड अर्निंग्स, सेविंग्स। रिवीजन का मतलब डजंट मीन्स मैम नीड्स टू स्पीक ओनली। इफ यू आर आस्किंग फॉर रिवीजन लेक्चर्स देन इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पहले घर से पढ़ के आओ, एंड आई नीड टू पॉलिश इट। पहले भी मैंने ही पढ़ाया, अब भी मैं ही पढ़ा रही हूं, तो फायदा क्या। यू नीड टू गिव एग्जाम्स, you ask for revision lectures, why? You need to read first, what is the benefit if you are blank। फिर तो वही पहले वाला सिचुएशन होगी जब हम पहली बार पढ़ रहे थे, समझो बात को, फिर तो वही सिचुएशन पे बैठे हो जब आपने मेरे से पहली बार समझा था और अब पढ़ रहे हो। रिवीजन का फायदा हमेशा तब होता है जब आपको पता है मैम ने ये चीज करवानी है, और हम उसको थोड़ा पहले देखे जाएं ताकि हमें वहां पे जाके पक्का हो जाए। रिवीजन डजंट मीन्स कि पक्की पकाई हमेशा खिचड़ी सर्व हो जाए, इसका बेटा कोई फायदा नहीं है। यू नीड टू अटेम्प्ट इट,
मेरे को तो देखो, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है, मेरे को फिर भी याद ही है। मेरे को नहीं बोलना बार बार, यू नीड टू स्पीक। मैम ये है, मैम ये है। नेक्स्ट क्या है आखिरी, याद है किसी को? कुछ नहीं याद, मैं तो बोल ही रही हूं, मैं तो बोल ही रही हूं। क्या फायदा फिर? अब आपको 1 बाय 1 वर्ड तो हम दोबारा नहीं करवा सकते। रिवीजन जस्ट मीन्स कि ऊपर ऊपर से बताना है कि हमने ये किया हुआ है। आपको जब अंदर वाली डिटेल ही नहीं पता तो ऊपर से कैसे समझ में आएगा? इनकम मेथड मीन्स द सेकेंड फेज ऑफ योर सर्कुलर फ्लो। इसके 5 हेड्स होते हैं, सीओई, रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम उन लोगों के लिए होती है जो कि अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, जिनको नहीं पता हम कितना रेंट के लिए कमा रहे हैं, कितना इंटरेस्ट के लिए कमा रहे हैं, कितना हमारा प्रॉफिट है, कितनी हमारी सीओई है। जो सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, जिनका छोटा सा बिजनेस है, जो थोड़े पैसे कमाते हैं, वो थोड़ी 4 हिस्सों में बांटने लगेंगे अपनी इनकम को, वो मिक्स्ड इनकम में चला जाएगा। एंड इन दिस इनकम मेथड जो एग्रीगेट निकलेगा दैट विल बी एनडीपीएफसी। पहले वाले में क्या निकला था? जीडीपीएमपी। एंड द लास्ट मेथड जो आपको इसमें कवर करना है दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। खर्चा किस किस तरीके से होता है? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में मेन जो हेड्स बनते हैं वो 3 बनते हैं। फर्स्ट वन इज नो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, खाने पीने पे खर्चा। दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा नेट एक्सपोर्ट्स। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली इट इज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो हमने कल ही कर लिया था। इंटरमीडिएट वाला तो आप लेते ही नहीं हो, ठीक है। दिस इज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2 लोग करते हैं। इट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज पीएफसीई, और इट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीएफसीई। अगर आपको फाइनल एक्सपेंडिचर टोटल दिया हुआ है फिर तो आपको कुछ नहीं करना, लेकिन अगर आपको प्राइवेट फाइनल अलग दिया है, गवर्नमेंट फाइनल अलग दिए, तो आपको इन दोनों को ऐड करके कंजम्पशन पे पहुंचना है। प्राइवेट फाइनल में 2 लोगों का होता है, एक तो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स का प्लस एनजीओस का। इसमें आप सारा खर्चा ले लेते हो। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में यू टेक इंटायर एक्सपेंस वेदर इट इज सेमी ड्यूरेबल, वेदर इट इज ड्यूरेबल, वेदर इट इज नॉन ड्यूरेबल, एक्सेप्ट रेजिडेंशियल हाउसेस। क्योंकि जब भी कोई बंदा प्रॉपर्टी लेता है, हालांकि उसका मुद्दा नहीं था प्रॉपर्टी लेने का कि इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन जब उसको बेचेगा वो उसको ज्यादा अमाउंट फेच करके देगा। एक घर ऐसी चीज है जिसको जब आप बेचते हो वो आपको ज्यादा फेच करके देता है कमाने, जब आपने खरीदा होगा। आप कोई भी और वैल्यू ले लो, आपने गाड़ी खरीदी, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा, वो आपको कभी भी ज्यादा वैल्यू फेच करके नहीं देता है, हमेशा उसकी वैल्यू गिरती ही है। इसलिए उसकी वैल्यू, रेजिडेंशियल हाउसेस की वैल्यू बढ़ती है, इसलिए हम उसको इन्वेस्टमेंट में लेते हैं। हालांकि वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से किया नहीं था, लेकिन क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, तो हम उसको क्या लेते हैं? इन्वेस्टमेंट में काउंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर करता है, इन्वेस्टमेंट का काम हाउस होल्ड का नहीं होता। इसमें एक हम ले लेते हैं विच इज रेजिडेंशियल हाउसेस, प्रोड्यूसर भी करता है, एंड एक और कौन सा बंदा करता है? सरकार करती है। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ये हम 2 चीजों पे लेते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हम टोटल की बात करें तो दिस इज ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, तब मैंने बीच में फिक्स्ड वर्ड नहीं जोड़ा था।
ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब टोटल कैपिटल फॉर्मेशन, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, उस इन्वेस्टमेंट के दो हिस्से हैं। कल किया तो था इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक में। इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, एक फिक्स्ड एसेट्स पे होती है और एक स्टॉक पे होती है। आपको कल का तो याद नहीं है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पे 3 लोग इन्वेस्ट करते हैं। 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है फिक्स्ड एसेट्स में। या तो वो प्रोड्यूसर करता है, जिसको कि हम बिजनेस इन्वेस्टमेंट लेते हैं, या वो हाउस होल्ड करते हैं, जिसको कि हम रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट लेते हैं, या वो गवर्नमेंट करती है, जिसको हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ फिक्स्ड एसेट खरीदा होगा, आपको स्टॉक भी तो चाहिए होगा, वो भी तो आपकी इन्वेस्टमेंट है। इसको कैलकुलेट कैसे किया होगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब यहां पे अगर आप नेट एक्सपोर्ट्स की देखो तो दिस इज द एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इसलिए ऐड किया है क्योंकि वो वाली अमाउंट हमारे देश में प्रोड्यूस हुई होगी। इंपोर्ट हमने इसलिए माइनस किया है क्योंकि वो वाली अमाउंट हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं हुई होगी। अब मुद्दा आता है मैम इससे एग्रीगेट कौन सा निकलता है? अगर तो आपको ये ग्रॉस पे दी है तो ये एग्रीगेट निकलेगा जीडीपी एमपी। ये अगर आपको नेट पे दी है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जी पे दी होगी, अगर आपको नेट पे दी है तो निकलेगा एनडीपी एमपी। मैम मानो दिया है जी पे, निकालना है एन पे, फिर क्या हो गया? सारा निकाल दो, एंड में डिप्रिसिएशन माइनस कर देना। लेकिन उन्होंने बोला कि नीचे दी हुई इंफॉर्मेशन से डोमेस्टिक इनकम निकालो, जीडीपी एमपी निकालो, एनडीपी एमपी निकालो, तो यू नीड टू सी कि दिया क्या हुआ है। अगर आपको नेट कैपिटल फॉर्मेशन ही दी है और निकालनी भी एनडीपी है तो डेप्रिसिएशन का कोई एडजस्टमेंट की जरूरत है ही नहीं है। दिया भी एन पे हुआ है और निकालना भी एन पे ही है। दिस इज योर एक्सपेंडिचर मेथड। एक बार चैप्टर में देखो जरा, वैल्यू एडेड मेथड, ये देखो जरा, आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में आता है? देखो मैंने आपको क्या बताया, इससे क्या निकलता है? जीडीपी एमपी। लेकिन जीडीपी एमपी से आपको नेशनल इनकम पे जाना है। जीडीपी एमपी निकलेगा, जाना है एनएनपीएफसी पे, तो जो अभी एडजस्टमेंट्स की आपको वो करनी है। जी से एन पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डी से एन पे जाने के लिए प्लस एनएफआईए, पी से पी और एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी, बस। ठीक है, फिर कौन कौन सी वैल्यू लेनी है, कौन कौन सी वैल्यू नहीं लेनी, इसमें 2-4 याद रख लो। इंप्यूटेड वाली तो चलो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आइटम्स कौन सी नहीं लेनी, कभी भी हम सेकेंड हैंड की वैल्यू नहीं ऐड करते, कारण क्योंकि जिस साल में वो बना होगा, जब फर्स्ट हैंड उसको परचेज या सेल किया होगा, वो उसी साल में ले लिया होगा। लेकिन अगर इसको बेचने के लिए, खरीदने के लिए कोई एजेंट इन्वॉल्व था और एजेंट ने क्या किया, कमीशन चार्ज की, तो वो ले लोगे क्योंकि वो फ्रेश है। कमीशन कभी भी पुरानी या नई नहीं होती। सिमिलरली शेयर्स या बॉन्ड की सेल परचेज बिल्कुल नहीं लेनी, बिकॉज दीज आर मियरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो कि पेपर क्लेम होते हैं। पेपर पे नाम इधर से उधर हो रहा है, बन तो कुछ नहीं रहा। ठीक है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी है, स्मगलिंग वगैरह नहीं लेनी, क्योंकि उसको हम अकाउंट कब करते हैं कितना पैसा स्मगल हुआ है। स्मगल हुआ होगा और अगर उसको अकाउंट किया होगा तो पुलिस नहीं पकड़ लेगी। अकाउंटिंग कहाँ पे होगी? अकाउंटिंग नहीं होगी तो मॉनेटरी वैल्यू कैसे पता चलेगी? ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स की तो लेनी ही नहीं है। एंड गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन लेना है, लेकिन सर्विसेज प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं लेना है, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू नहीं पता चलती। मैंने कोई गुड बनाया, वैसा ही सेम गुड मार्केट में बिकता है तो आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। मैंने कोई सर्विस दी, अपने बेटे को दी, मेरे को देखना पड़ेगा यार ऐसी सेम सर्विस कौन दे रहा है। स्किल मैटर करती है ना। ठीक है, हर बंदे की स्किल सेम नहीं होती सर्विस देने की, लेकिन गुड तो सेम ही होता है। तो सर्विसेज की जो सेल्फ कंजम्पशन है उसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी है। सिमिलरली यू हैव इनकम मेथड, देखो हमने कर लिया। सीओई, हाँ एक पॉइंट रह गया। सीओई के बाद रेंट और रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट,
अगर आप इन तीनों को ऐड कर देंगे, सिर्फ इन तीनों को, तो दैट विल बिकम ऑपरेटिंग सरप्लस। कई बार सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए भी बोला होता है। एंड लास्ट इज मिक्स्ड इनकम। मैंने बताया मिक्स्ड इनकम किन के लिए होती है, जो अपने लिए काम करते हैं, कोई आगे बंदा नहीं रखा। कौन सा एग्रीगेट निकलता था इससे, एनडीपीएफसी, लेकिन जाना किस पे है, एनएनपीएफसी पे, तो ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये भी वही सारी हैं आइटम्स टू इंक्लूड नॉन इंक्लूड जो ऊपर बताया था। देन अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड की तरफ चलें तो फाइनल एक्सपेंडिचर में यू हैव प्राइवेट वाला एंड गवर्नमेंट वाला, ठीक है। एंड अगर हम चले इन्वेस्टमेंट की तरफ, देखो पूरा नाम क्या है, सिर्फ जीडीसीएफ या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, जीसीएफ जो अभी बताया। डी तो डोमेस्टिक के लिए इंक्लूड किया इन्होंने। इसके दो हिस्से हैं, या तो ये फिक्स्ड एसेट पे कर रहा होगा या ये इन्वेंट्री पे कर रहा होगा। फिक्स्ड एसेट्स को भी खोलना पड़ सकता है, प्रोड्यूसर कर रहा होगा तो वो बिजनेस वाली होगी, और अगर हाउस होल्ड कर रहे होंगे तो वो रेजिडेंशियल वाली होगी, अगर सरकार कर रही होगी तो पब्लिक वाली होगी। एंड द लास्ट इज नेट एक्सपोर्ट्स, और इससे भी अगर आपको एनएनपीएफसी पे आना है तो आपको ये वाली चीजें लेनी है। एंड दिस इज द रिकंसिलिएशन ऑफ ऑल द 3 मेथड्स। इसके बाद आपके पास है थ्योरी, जो कि चैप्टर में से ही ली गई है कि कौन सी आइटम्स को इंक्लूड करना है एंड कौन सी आइटम्स को इंक्लूड नहीं करना है। दैट्स इट, ओके। दिस इज इट फॉर योर नेशनल इनकम रिविजन, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मनी एंड बैंकिंग में कोई पॉइंट समझना है, एनी पॉइंट इन मनी एंड बैंकिंग? आपको M1 M2 क्लियर है सबको, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स M1 M2 देखो मैं पूछ रही हूँ, इधर आई विल जंप टू ADAS, ठीक है। मैं एक एक चैप्टर करके पूछ रही हूँ, मुझे मनी एंड बैंकिंग में बताइए कि आपको M1 M2 हाई पावर्ड मनी, फुल पावर्ड मनी, फुल रिप्रेजेंटेटिव, ये सब आपको क्लियर है या आपको क्लियर नहीं है, ओके। एंड उसके बाद अगर हम बैंकिंग में जाएंगे, बैंकिंग में तो चलो बहुत इजी है, बैंकिंग में अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप बता दीजिए, अदरवाइज आई विल जंप टू ADAS, ओके। थैंक यू बेटा।